नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारा क्लास का डिस्कशन का टॉपिक है एंग्लो मराठा। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसको हमने दो वीडियो में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो जो एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट था, मराठा इमर्ज्ड आउट एज ए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडियन नेटिव स्टेट इन इंडिया। ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज मराठा से ही फेस करना पड़ा था। लेकिन एंग्लो मराठा वॉर एग्जैक्टली होने से पहले मराठा के बीच में क्या चल रहा था, उसके एक बैकग्राउंड हमें समझना पहले ज़रूरी है। देखिए, अगर हम मराठा के इतिहास में अगर हम जाएंगे तो देखिए, मराठास were not an identified state in the beginning. तो मराठास had a tribal character, और ये जो वेस्टर्न घाट जो रीजन है, इन दिस एरिया मराठास लोग दे वर बीइंग एम्प्लॉयड एज ए कॉमन सोल्जर अंडर द बीजापुर एंड गोलकोंडा, जो कि दोनों ही मुस्लिम स्टेट्स था। लेकिन देखिए, बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल से अटैक फेस करना पड़ रहा था, खास करके औरंगजेब के साइड से। औरंगजेब का एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी था, और उनका एक दूसरा डेक्कन पॉलिसी था, जिसके वजह से उन्होंने पूरे इंडिया में अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो ये जो दो डेक्कनी स्टेट था, बीजापुर और गोलकोंडा, जहाँ के रूलर मुस्लिम रूलर तो थे, लेकिन वो शिया रूलर्स थे, जबकि औरंगजेब बीइंग अ पार्ट ऑफ मुगल वो सुन्नी मुस्लिम थे। उनके एक सेक्टेरियन डिवाइड था, माइंडसेट था, जिसकी वजह से उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा पे अटैक किया और उनको एनेक्स भी कर लिया था। तो जब औरंगजेब ने अटैक करना चालू किया, तो ये जो मराठा लोग हैं हु आर एम्प्लॉयड जस्ट एज ए कॉमन सोल्जर्स, दे स्टार्टेड टू बी यूनिफाइड एंड द स्टेट ऑफ मराठा इमर्ज्ड। ठीक है ना। अब देखिए, मराठास में दो कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है द कॉन्सेप्ट ऑफ पेशवा। अब देखिए, मराठा में हम लोग पेशवा के बारे में पढ़ते तो है, लेकिन पेशवाज वर नॉट द मराठा किंग। हालांकि देखिए, मराठास में क्योंकि एक ट्राइबल कैरेक्टर होता है, तो अमंग द ट्राइबल there is no monarch or there is no king. The concept of king is not there among the tribal. इसीलिए देखिए, मराठा किंग ये यूज करते हुए आपको लोगों को नहीं सुनाई देगा। आप लोगों को सुनाई देगा कि मराठा चीफ या मराठा सरदार। तो जो मराठा सरदार होते हैं, उनके अंदर 8 मिनिस्टर्स होते थे फॉर असिस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू द मराठा सरदार। और उनका जो प्राइम मिनिस्टर, उनके जो हेड होते थे, उनको बोला जाता था अष्टप्रधान, और उन्हीं का एक नाम था, पोस्ट का जो नाम था, पेशवा। सो पेशवा वॉज नॉट बेसिकली द मराठा किंग और द मराठा सरदार, ही वॉज इनफैक्ट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हुआ ये था कि पेशवा के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के टाइम से पेशवा स्टार्टेड टू बिकम सो पावरफुल एंड सो इन्फ्लुएंशियल कि ही एक्चुअली इमर्ज्ड आउट एज द डी फैक्टो रूलर। इवन बालाजी विश्वनाथ के टाइम से ये पेशवा पोस्ट हेरिडिटरी भी बनता चला गया। तो मराठा चीफ के हाथ से पावर चला जाता है पेशवा के हाथ में, इसीलिए पेशवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फेडरेशन। अब देखिए, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन का एक रिलेशन है, मतलब कि दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है, लेकिन एक डिफरेंस भी है। अगर हम फेडरेशन की बात करें, जैसे मान के चलिए, दिस इज एट दिस मोमेंट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है ना। तो एक फेडरेशन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोविंस होता है या स्टेट होता है, और हर एक स्टेट का एक स्टेट गवर्नमेंट होता है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है। लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और जितने भी डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स हो या फिर पूरे देश को, कंट्री को रिप्रेजेंट करने की जब बात आती है, तो इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर कंट्री, व्हेयरएज दिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, द रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन इज हैंडल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो दिस इज फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है, विद अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। क्या होता है कि कॉन्फेडरेशन में भी बहुत सारे स्टेट होता है, बहुत सारा स्टेट होता है, राइट, या प्रोविंस होता है, लेकिन यहाँ पे अलग से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता है। जैसे मराठास में बहुत सारे मराठा, मतलब कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट था, जैसे होलकर वॉज ए मराठा स्टेट, गायवारकर, भोसले, सिंधिया, ये सारे मराठा स्टेट्स थे। उन्हीं में से एक स्टेट, वन स्टेट विल एक्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अलग से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहेगा, बस एक स्टेट, यही दैट विल एक्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी पूरे देश की जो डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, दैट विल बी द कंट्री। पूरे मराठा को रिप्रेजेंट करने की जब बात आती है, तो दैट स्टेट ओनली रिप्रेजेंट्स द एंटायर कंट्री, और यहीं से पेशवा बिलोंग करते थे, राइट। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन। तो मराठास में ये कॉन्फेडरेशन का ये कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, मराठास में जब बीजापुर और गोलकोंडा पे अटैक होना चालू हुआ, तो शिवाजी के जो फादर थे शाहजी, ही स्टार्टेड टू यूनिफाई द मराठास, लेकिन ज्यादा वो नहीं कर पाए। तो शिवाजी स्टार्टेड टू फॉर द फर्स्ट टाइम द यूनिफाई द ऑल द मराठा पीपल, एंड शिवाजी वाज द पर्सन
हु गेव द मराठा अ स्टेट आइडेंटिटी, उन्होंने एक मराठा आइडेंटिटी दिया था। इसीलिए इसीलिए देखिए शिवाजी का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है अमंग द मराठास। नाउ शिवाजी हैड फॉट वेरी bravely against the Mughal. However, in the year 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। लेकिन देखिए औरंगजेब का रूल कब तक चला था? 1707 तक औरंगजेब का रूल चला था। 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है। तो अभी भी 27 ईयर्स, मतलब शिवाजी के डेथ के बाद भी 27 ईयर्स तक औरंगजेब ने रूल किया था। तो शिवाजी का दो बेटा था, एक था संभाजी एंड दूसरा राजाराम। इनफैक्ट राजाराम वॉज द स्टेप ब्रदर ऑफ संभाजी। अब संभाजी ने भी मुगल के खिलाफ काफी लड़ाई किया था, लेकिन मुगल के हाथों उनका डेथ हुआ था, उनका एग्जीक्यूशन हुआ था। ना संभाजी का एक बेटा था शाहू जी। अब शाहू जी को भी औरंगजेब ने कैप्चर करके इम्प्रिजन करके रखा हुआ था। तो इन एब्सेंस ऑफ शाहू जी हु वाज रूलिंग द मराठा लैंड वाज राजाराम। लेकिन हुआ यह था कि राजाराम की बहुत ही अर्ली डेथ हो गया था, और जब राजाराम की डेथ हुई तो उनका एक बेटा था शिवाजी टू हु वाज अ माइनर। अब जब कोई माइनर होता है तो माइनर का एक लीगल गार्जियन अपॉइंट करना पड़ता है। तो राजाराम की जो विडो थी ताराबाई, शी अपॉइंटेड हरसेल्फ एज द लीगल गार्जियन ऑफ शिवाजी टू। तो शिवाजी टू बाई नॉमिनल सेंस, इन अ नॉमिनल सेंस वाज एक्टिंग एज द मराठा चीफ, लेकिन ताराबाई वाज द डी फैक्टो रूलर एट दैट टाइम ऑफ द मराठास। अब हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, और औरंगजेब के डेथ के बाद बहादुर शाह वन बिकेम द नेक्स्ट मुगल एम्पेरर। अब बहादुर शाह वन ने औरंगजेब के बहुत सारे पॉलिसीज को रिवर्स करना चाहा था, और औरंगजेब की ये जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी थी या फिर बहुत सारे पॉलिसी थी जिसके वजह से बहुत सारा एंटागोनिज्म फील करना पड़ रहा था, फेस करना पड़ रहा था मुगल को, जैसे राजपूत से सिख, जाट, गुज्जर, राइट, मराठा, सबसे बहुत बहुत ज्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए बहादुर शाह वन ने क्या किया, एज ए गुडविल जेस्चर, एज ए पार्ट एंडिवर टू रिकंसिलिएशन विद द मराठास, ही रिलीज शाहू जी इन द ईयर 1709। 1709 में शाहू जी को रिलीज कर दिया जाता है। Now, when शाहू जी comes back, he claims his right to rule, लेकिन उस टाइम पे पावर ताराबाई के हाथों में था। तो ताराबाई और शाहू जी के बीच में एक जंग छिड़ गया, एक लड़ाई हुआ, ठीक है ना। नाउ शाहू जी हिमसेल्फ वाज नॉट एट ऑल अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका भी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ज्यादा मतलब कि नॉलेज था नहीं, एक्सपीरियंस था नहीं। लेकिन शाहू जी वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द assistance of Balaji Vishwanath. जो बालाजी विश्वनाथ, he was a very able administrator and military strategist. तो बालाजी विश्वनाथ के हेल्प से ताराबाई को डिफीट किया गया, और शाहू जी बिकेम द मराठा सरदार इन द ईयर 1713। और शाहू जी को पता था कि ही हिमसेल्फ कैन नॉट एडमिनिस्टर मराठा लैंड प्रॉपरली, तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा अपॉइंट किया। इन विच ईयर 1713 में उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा अपॉइंट किया। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ के बाद से ये पेशवा पोस्ट हेरिडिटरी बनता चला गया। तो मतलब मराठा सरदार पीछे चले गए, और बालाजी मतलब जो पेशवा थे, द पेशवा बिकेम इंपॉर्टेंट। अब इसीलिए देखिए इसके बाद शाहू जी के बाद मराठा सरदार की जो डिसेंडेंसी है, इसके बारे में इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन पेशवास के बारे में मिलता है, और हमें पेशवास के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्चुअली बीइंग हैंडल्ड बाय द पेशवास। तो ये एक फ्लोचार्ट है जहां पे मैंने दिखाया है आप लोगों को कि कौन कौन पेशवा आए थे। तो बालाजी विश्वनाथ वाज पेशवा फ्रॉम 1713 टू 20, और उनके बाद आए थे बाजीराव वन। नो बाजीराव वन वाज ए वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और उनका एक एम्बिशन था टू रूल एंटायर इंडिया। लेकिन उनको ये भी पता था कि पूरे इंडिया को रूल करने के लिए दिल्ली को कैप्चर करना जरूरी है, और दिल्ली तब उस टाइम पे किसके हाथ में था? मुगल के हाथों में था। लेकिन दिल्ली नॉर्थ इंडिया में था, तो नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करने के लिए पहले साउथ इंडिया में, डेक्कन में अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए बाजीराव ने पूरे डेक्कन पार्ट में, पूरे साउथ इंडिया में अपना एक हेजेमोनी एस्टेब्लिश की, काफी पावरफुल कंसोलिडेट हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव द मराठा फोर्सेस। लेकिन नॉर्थ इंडिया पे वो अटैक कर सके, नॉर्थ इंडिया को वो कैप्चर कर सके, उसके पहले ही उनकी डेथ हो गई 1740 में। उनके बाद जो बालाजी बाजीराव आए थे, ही वेंट ऑन विद द सेम एम्बिशन। अब वो बाजीराव वन की जो ये एम्बिशन है, इसको फुलफिल करना चाहते थे, ठीक है ना। और बालाजी बाजीराव ने क्या किया? बालाजी बाजीराव स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। बालाजी बाजीराव के साथ
उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान का भी एक लड़ाई हुआ था जिसमें अलीवर्दी खान को डिफीट किया गया था, बालाजी बाजीराव ने, मराठा ने डिफीट किया था। और एक पार्ट उड़ीसा उड़ीसा वाले जो पार्ट है, ये उड़ीसा वाले पार्ट को कैप्चर कर लिया गया था, मतलब कि मराठा ने कैप्चर कर लिया था। और फिर वो आगे बढ़ते रहे दिल्ली की तरफ। दूसरी तरफ देखिए, बालाजी बाजीराव के टाइम पे ही 1761 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, एंड दैट इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, आप लोगों को याद होगा 1739 में नादिर शाह हैड इन्वेडेड इंडिया, जिस टाइम पे मोहम्मद शाह वाज द मुगल एम्पेरर। और नादिर शाह इंडिया में मतलब दिल्ली में प्लंडर किए, और उसके बाद वो वापस चले गए ना। नादिर शाह के साथ ही उनका एक कमांडर आए थे, एक अफगानी, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। नाउ फ्रॉम 1746 नादिर शाह के डेथ के बाद अहमद शाह अब्दाली बिकेम इंडिपेंडेंट एंड ही वाज फ्रीक्वेंटली इन्वेडिंग इंडिया टू प्लंडर इंडिया। तो 1746 से ही वाज कंटिन्यूअसली इन्वेडिंग इंडिया। और मुगल एम्पायर जो थे, मुगल को अहमद शाह अब्दाली से डर लग रहा था। तो 1759 में जब शाह आलम टू मुगल एम्पायर बने, शाह आलम टू जब मुगल एम्पायर बने, उन्होंने शुरू में मराठास को इनवाइट किया था अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ने के लिए, राइट। लेकिन बाद में उनको ये समझ में आया कि मराठास, अगर मराठास दिल्ली आते हैं तो दे विल नॉट स्टॉप जस्ट बाय डिफीटिंग द अहमद शाह अब्दाली, लेकिन वो हो सकता है दिल्ली को भी कैप्चर कर ले। और इसीलिए बाद में चल के शाह आलम टू ने अपने साइड चेंज किया था। दूसरी तरफ देखिए, अवध के जो सुल्तान थे सुजाउद्दौला, वो भी मराठा से एक थ्रेट फील कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में एक तरफ there was an alliance was formed between the Mughal Emperor Shah Alam II, Ahmed Shah Abdali and सुल्तान ऑफ अवध सुजाउद्दौला। तो दो इंडियन फोर्सेस एक फॉरेन इन्वेडर्स के साथ हाथ मिलाया था अगेंस्ट एन इंडियन फोर्स दैट इज मराठा, ठीक है ना। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। नाउ इन दिस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास की डिफीट हो गई थी, एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि देखिए, इसके वजह से क्या हुआ था, मराठास की जो होप था पूरे दिल्ली को कैप्चर करके पूरे इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करना, दैट वाज कंप्लीटली शैटर्ड। मराठा रेपुटेशन वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और ब्रिटिश को सबसे ज्यादा अगर ऑपोजिशन किसी से फेस करना पड़ रहा था, दैट वाज द मराठास। मराठास was the only power in India who had the ability to rule entire India at that point of time, क्योंकि बाकी कोई भी इंडियन स्टेट उस पोजीशन में नहीं था। लेकिन इस बैटल में डिफीट के बाद मराठा का वो होप खत्म हो गया, जो कि ब्रिटिश के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि अब वो लोग मतलब कि पूरे इंडिया में अपने कॉलोनाइज कर सकता है। क्योंकि मराठा आफ्टर दिस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अपने मराठा लैंड में ही सीमित हो गया था। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ माधव राव who was able to understand the reality, the practical aspect। तो 1761 से लेकर के 72 तक माधव राव पेशवा थे, और उन्होंने अपने आप को मराठा में ही कंसोलिडेट करना चाहा, मराठा में ही अपने आप को कन्फाइन रखा, और पूरे इंडिया को कैप्चर करने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। अब देखिए, ये जो रीजन है, मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की डिफीट क्यों हो जाती है, ठीक है ना। इस रीजन में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कुछ ऐसा है। देखिए, मराठास वर फाइटिंग इन नॉर्थ इंडिया, जो कि मराठा लैंड से काफी डिस्टेंस था। दिस लॉन्ग डिस्टेंस प्लेड अ ह्यूज रोल, क्योंकि देखिए उस टाइम पे कम्युनिकेशन का जो सबसे फास्टेस्ट वे था, दैट वाज द हॉर्सेस। तो ये हुआ था कि इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बालाजी बाजीराव हिमसेल्फ वाज नॉट प्रेजेंट। इनफैक्ट हिज नेफ्यू सदाशिव राव वाज प्रेजेंट, और सदाशिव राव ने जब संदेशा भेजा फॉर रीसप्लाई ऑफ आर्म्स एंड मेन एंड मटेरियल, तो बालाजी बाजीराव वाज ऑन हिज वे जब मतलब कि सदाशिव राव की डेथ की खबर आया। और जब उनके डेथ का खबर आया तो बालाजी बाजीराव हैड डाइड आउट ऑफ ग्रीफ, आउट ऑफ ब्रोकन हार्ट। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस था, दिस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि देखिए, मराठास लोग, वो लोग जिस वॉरफेयर में वो लोग एक्सपर्ट था, दैट इज गेरिला वॉरफेयर।
अब देखिए गेरिला वॉरफेयर के लिए जो लैंडस्केप चाहिए होता है उसमें पहाड़, मतलब कि हिली एरियाज, जंगल, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। और जो मराठा के जो ओरिजिनल लोकेशन था वेस्टर्न घाट रीजियन, दैट वाज द लोकेशन जहां पे गेरिला वॉरफेयर बहुत ही मतलब कि एफिशिएंटली पॉसिबल है। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत जो पानीपत में हुआ था, दैट वाज एन ओपन ग्राउंड, और ओपन ग्राउंड में बैटल मराठास के लिए डिसएडवांटेजियस था। ऑन द अदर हैंड जितने नॉर्थ इंडियन फोर्सेस था और आमिर शाह अब्दाली था, दे वर वेरी मच एफिशिएंट इन एन ओपन बैटल, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो देखिए मराठास हैड बिकम अलोन इन देयर ओन कंट्री। यहाँ पे क्या हुआ था, दो इंपॉर्टेंट इंडियन फोर्सेस ज्वाइंट हैंड विद अ फॉरेन फोर्स, ठीक है ना, और बाकी जितने छोटे रूलर्स भी थे, दे वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मराठास। तो मराठास को कहीं से भी हेल्प नहीं मिला। द मराठास बिकेम अलोन इन देयर ओन कंट्री, वेयर डिफरेंट अदर फोर्सेस ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट मराठास। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिसके वजह से इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की डिफीट हो जाती है। तो ये एक चैप्टर था जब मराठास के मतलब एक चैप्टर खत्म हुआ। तो माधवराव टू के डेथ के बाद, मतलब माधवराव टू तो बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन उनके मतलब 11 साल तक ही वो रूल कर पाए थे। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आउट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस से उनकी डेथ हो गई। लेकिन माधवराव की जो डेथ हुआ उसके बाद से ही मराठा में एक दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, क्योंकि मराठा कोर्ट में अब एक एम्बिशियस पॉलिटिक्स शुरू हो गया था फ्रॉम द साइड ऑफ रघुनाथ राव, एंड दिस इज वेयर द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट कम्स इनटू द क्वेश्चन। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।